वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के एक स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं आयशा तंजीम और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तानी सियासत की एक अहम तरीन शख्सियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे आप मुंतखब हुए हैं। क्यों ह्यूमन राइट्स कमेटी ही क्यों चूज़ की आपने? कायमा कमेटीज़ तो और भी हैं, खारजा पॉलिसी की है, दूसरी हैं। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स किसी भी जमहूरियत के लिए एक फाउंडेशन स्टोन का किरदार अदा करता है। अगर आपका मुल्क में आप चाहते हो कि रूल ऑफ लॉ हो तो फिर ह्यूमन राइट्स होने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके मुल्क में मसवात हो, बराबरी हो शहरी के लिए डिस्पाइट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, तो उसका मतलब ये होगा कि there have to be human rights. If you want access to other fundamental rights, whether it's access to education, whether it's access to healthcare, तो फिर आपको अपना human rights को protect करना पड़ेगा. I, as chairman of the Pakistan People's Party, chose to become chairman of the Human Rights Committee in Parliament, ताकि हम अपना मैं ये मैसेज भेज सकूं कि हम कितना seriously human rights को लेते हैं. And I wanted to show that for the Pakistan People's Party, particularly given the current environment in Pakistan, मैं समझता हूँ कि human rights is the one of our most top priorities. And मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान को एक rights-based society, human rights-based society बनाएं. तो उस जदोजहद के लिए मैं समझता हूँ Human Rights Committee जो है वो एक important platform है. अभी जो पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर है उसमें ये लगता है कि जो भी अपने ह्यूमन राइट्स की बात करता है, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के लिए हो, चाहे वो प्रेस फ्रीडम के लिए हो, उसको एक लेबल कर दिया जाता है कि आप मुहिब वतन नहीं हैं, आप गद्दार हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ये एटमॉस्फेयर ऐसा कैसे बन गया पाकिस्तान में? तो मैं समझता हूँ कि ये एटमॉस्फेयर हमेशा रहा है हमारे मुल्क में। एक ख़ास जहनीत का ये सोच है, ये पाकिस्तान का नहीं सोच है, ये मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म का सोच नहीं था, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, हमारा हिस्ट्री नहीं कहता है, लेकिन एक ख़ास जहनीत का ये ज़रूर सोच है. And the problem is that we've had a complicated relationship with democracy and human rights in Pakistan. And we've seen where जहाँ हम कभी कभार we take 2 steps forward and then we take 1 step back and 1 step forward and sometimes 2 steps back. So while we've had this important transition and we've had this milestone in Pakistan's young democracy कि हम अपना peaceful transfer of powers कर रहे हैं, elections हो रहे हैं, at the same time there has been a retraction, perhaps in part as a reaction on the civil rights front, on the human rights front. And there are many factors that contribute to that. There is, in part, let's start by owning the blame ourselves as parliament, parliamentarians, सियासतदान ने पार्लियामान को वो अहमियत नहीं दी. नून लीग अपने पिछले दौर में वज़ीर आज़म नहीं आता था. जब खान साहब अपोजिशन में था उसने कोई मौका नहीं छोड़ा पार्लियामान को, जमहूरियत को, रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करना, गैर जमहूरी ताकतों के साथ मिल के जमहूरियत पे हमला करना. और जब अब वज़ीर आज़म की हैसियत में वो भी पार्लियामान को वो अहमियत नहीं दे रहा है, तो उससे ऑब्वियसली जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम, रूल ऑफ लॉ पे असर होगा. फिर हमारा एक दूसरा इदारा भी है जो कि judiciary है. Now, the judiciary's role is very important in any democratic society to maintain rule of law, to protect democratic and fundamental rights. Unfortunately, कभी कभार हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा judiciary या शायद specific judges या specific chief justices ज़्यादा सियासी काम, ज़्यादा judicial activism करते हैं. उससे जमहूरियत मजबूत नहीं होता, इदारे मजबूत नहीं होते, रूल ऑफ लॉ मजबूत नहीं होता. वो इंडिविजुअल जज उस मौके पे शायद ताकतवर हो मगर हमारा पूरा निज़ाम को कमज़ोर करता है. तो इट इज़ द जॉब ऑफ पार्लियामेंट to expand its role and assert its authority. But it is also the job of the judiciary to protect fundamental human rights, fundamental freedoms, fundamental democratic rights, which unfortunately they've not been able to thus far live up to those expectations. पीटीएम को आप क्यों सपोर्ट करते हैं?
Support, I don't think is the right word. I mean, Pakistan People's Party हमेशा constitutionalism, rule of law, human rights, इंसानी हकूक़ पे बिलीव करते हैं. जहाँ तक इश्यूज़ हैं दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के, लापता अफराद की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा से इन सब इश्यूज़ पे काफ़ी वाज़ेह मौक़िफ़ रहे हैं. तो कभी कभार मेरी गुफ्तगू से शायद ये इम्प्रेशन जाता है कि जो दूसरे जमात हैं या दूसरे सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन चीज़ों पर बात करते हैं. ऑब्वियसली देन ऑन दोज इश्यूज़ आवर पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉसेस. सो अब फॉर एग्जांपल मिसिंग पर्सन्स का इशू है, आप लोगों की तो गवर्नमेंट भी रही 5 साल, क्यों इतना मुश्किल है ये इशू सॉल्व करना? देखो, एक तो आप लोगों का पे मैं एतराज़ करता हूँ. मेरा पार्टी का ज़रूर हुकूमत रहा है, मेरा अब तक हुकूमत नहीं रहा है. दूसरी बात, बिल्कुल इंसानी हुकूक और मिसिंग पर्सन्स एक फॉर क्वाइट सम टाइम हैज़ बीन एन इशू फ्रॉम पाकिस्तान. मुझे याद है हमारे दौर में ना सिर्फ हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा था, ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जदोजहद का एक अहम पॉइंट था. ख़ास तौर पे उस वक्त बलूचिस्तान पे ज़्यादा फोकस किया जाता था. और जब हम पार्लियामान में आए थे, जमहूरियत बहाल हुआ, उस वक्त लॉयर्स मूवमेंट चल रहा था. जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चीफ़ जस्टिस बना तो काफ़ी उम्मीद था कि इस किस्म के इश्यूज़ आखिर हल हो जाएंगे, बिकॉज ही वुड टेक अ स्ट्रॉन्ग लाइन. और उसने बार बार ये केस उठाया. बार बार जब भी हमने कोई तकरीर की इस पे या पार्लियामान ने उठाए समथिंग, ही ऑलवेज took up this issue, but unfortunately failed to reach any conclusion. Most recently, Chief Justice Saqib Nisar ने इस issue को उठाया था, and in a quite a feeble conclusion, he took affidavits from various institutions, making them swear that no one was in their custody. बहरहाल मैं समझता हूँ कि this is epitome of an example of the human rights crises facing Pakistan. मैं समझता हूँ ये एक humanitarian crisis है कि from Balochistan to Islamabad, families of missing persons have been protesting, agitating, organizing, pleading, begging for their rights, to know where their family members are, whether they're alive or dead, if they're facing criminal cases, what those allegations are. And I feel it is the responsibility of the state to answer those questions. I've not seen an example. मुझे कोई और मुल्क नज़र नहीं आता जहाँ this sort of emphatic appeal by the families of victims goes so unheard. मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को, जुडिशरी को, ह्यूमन राइट्स के इदारे को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए और इस इशू को हल करना चाहिए. अच्छा, 18th अमेंडमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपका ख्याल है कि ये रोल बैक हो सकती है? That the 18th Amendment not only devolved resources and power to the provinces, guaranteed Pakistanis their basic fundamental rights, it addressed some of the fault lines that were festering in Pakistan. आपको याद होगा मुशर्रफ के वक्त में nationalism and nationalism related terrorism in Pakhtunkhwa, in Balochistan, वो अरूज पर था. एक ख़तरा था कि nationalists और fundamentalists मिलके कुछ ना करें. After the 18th Amendment and devolution of power, mainstreaming of nationalist political parties through the democratic political process, through the devolution of resources, an essence in the provinces that they have ownership over their rights and their resources, and access to the people in power who make the decisions for them, have taken the aggression and prominence out of those movements and has strengthened the Federation of Pakistan. So I don't believe it is in Pakistan's interest. I don't believe it is in the Federation's interest. I don't believe it is in any political party's political interest to reverse or undermine the 18th Amendment. It is certainly not in the interest of democracy in Pakistan.
तो नो, मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता है। लेकिन साथ साथ throughout my election campaign, I was talking about the threat to undermine the 18th Amendment. मैं बिल्कुल समझता हूँ ज़रूर एक कोशिश है 18th Amendment को रिवर्स करने के लिए, ज़रूर from on different fronts. On the political fronts, there are political assaults. On the legal fronts, there are legal assaults. And I'm sorry to say, I'm disappointed with some of the decisions the court have given when it comes to rights and constitutional and the status of the constitution. मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होंगे। We're ready to face any situation, but 18th Amendment पे और 1973 Constitution पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा बिलावल, आपके साथ तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन हमें एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। हम जब वापस आएंगे तो हम आपका मिलिट्री कोर्ट्स पे भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे, हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी आपसे बात करेंगे और बहुत सारे दीगर इश्यूज़ पर। इस ब्रेक के बाद देखते रहिएगा। वेलकम बैक। बिलावल से हमारी बातचीत जारी है। आप ये बताइए कि मिलिट्री कोर्ट्स पे आप लोगों ने स्टैंड लिया, मगर क्या आपका ख़्याल है कि इन हालात में जब थोड़ी इंडिया के साथ भी कशीदगी है और भी इश्यूज़ हैं, आप मिलिट्री कोर्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ तब्दील कर सकती है जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात है। मिलिट्री कोर्ट्स एक शॉर्ट टर्म मेजर था। APS के बाद जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था तो ये सोच था कि जुडिशल रिफॉर्म तो ज़रूरी है, तब तक टू प्रोवाइड witness protection, ensure that judges feel secure, and the whole health difficulties in prosecuting, convicting. उसके लिए हम ये निज़ाम बनाए। Unfortunately, तो 2 साल भी, they were supposed to last only 2 years. They ended up lasting 4 years. And having parallel systems of justice undermines the concept of rule of law, undermines the institution of the judiciary, and create legal black holes which undermine, once again, rule of law and human rights. And हम कब तक extraordinary steps लेंगे because of terrorism and extremism? So it will be better if we empower the forum जहाँ ये होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब समझता है कि कोई कमज़ोरी है, if there's any way we can strengthen the judiciary for this particular purpose, then I believe there should be a conversation with Parliament. Parliament would be willing to pass the appropriate legislation to strengthen the civilian judiciary so that they can take on these challenges. अच्छा, अब हम थोड़ी सी आपकी पार्टी के बारे में बात करते हैं। आप कहते रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइव करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद से आप एक दफ़ा भी पंजाब नहीं गए, क्यों नहीं? That's just not true. I've been to Punjab many times after the election, during the election, but एक विज़िट से ये काम नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि एक मुसलसल एफर्ट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जद्दोजहद करना पड़ेगी ताकि हम हमारा नज़रिया की सियासत पंजाब में भी फ़ाल कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ये मैं समझता हूँ पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ एक बहुत अफसोसनाक बात है कि लाहौर जो इस मुल्क का सबसे प्रोग्रेसिव सिटी समझा जाता है, वहाँ दो राइटिस्ट फोर्सेस ही कब तक कम्पीट करते रहेंगे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इंट्रोड्यूस progressive politics to the heart of Punjab and to all over Punjab. But I am willing to fight the long fight to ensure that that happens. मैं ये नहीं समझता हूँ कि एक ट्रिप के बाद दूसरी ट्रिप के बाद ये एकदम में हो जाएगा, मगर I'm committed to fighting the long fight. अच्छा, आपकी पार्टी ज़ाहिर है पंजाब में लॉस हुआ, अब आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस भी आपके जहन में होंगी। तो लेट्स से कि मैं आपको आई गिव यू अ मैजिक वॉन्ड
तो आप क्या बदलेंगे अपनी पार्टी के बारे में? If I had a magic wand, I suppose I would wish that the workers of the People's Party would not have to be so brave all the time and sacrifice so much to secure their fundamental rights. They've been flogged by dictators, they've faced the gallows, they've been killed in extrajudicial killings, they've been killed in terrorist attacks, and that requires an enormous amount of bravery to fulfill your duties to your country. And मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में किसी भी सियासी कारकुन को इतना बहादुरी, इतना कुर्बानी ना देना पड़े, ना दिखाना पड़े जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने दिखाए हैं. मैं उन पे फ़ख्र करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये ऐसे कारकुन हैं जो हर बार, चाहे वो अयूबी आमरीत हो या ज़िया की आमरीत हो या मुशर्रफ की आमरीत हो, वो उनके सामने ना झुके ना हटे और जद्दोजहद करते रहे. सो आपके कारकुन तो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जवाब में ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी सिंध में कुछ ख़ास काम नहीं कर रही, और जो फ़र्क नज़र आता है ख़ास तौर पे पंजाब से सिंध जाएँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन इंडिकेटर्स में, एजुकेशन सिस्टम में, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है. ऐसा क्यों? लेकिन अगर 2008 से लेके फिर 2013 में और फिर इन द लेटेस्ट इलेक्शन 2018 के सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ वोट दिया मगर ज़्यादा सीट से फिर से मुंतखब किए, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ तो कर रहे हैं. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अगर आप पानी का सिचुएशन या इन्वेस्टमेंट जो किया गया है उस फील्ड में, पॉवर्टी एलिविएशन का जो वाहिद सूबा है जहाँ एक प्रोविंशियल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जारी है. अगर आप ख़वातीन के एम्पावरमेंट की बात करते हो, अगर आप अक़लियतों के एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सूबे से आगे है. इवन अगर आप एजुकेशन, जिसका बहुत बुरा हाल है ना सिर्फ सिंध, बलोचिस्तान, फाटा मगर पूरा मुल्क में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एजुकेशन का में इन्वेस्ट किया है सिंध में, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसका, जो कंपेयर्स द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस पाकिस्तान इन 2012, 2016 and then 2018, that shows that while Sindh has many problems, while Sindh is far behind in many indicators, it is also the most improved province. It is also the province that has improved the most in the course of that time. I think that it is unfair and part of a propaganda campaign to show specific cities, or not even specific cities, but specific areas within specific cities in Pakistan that have historically received the most funding during dictatorships and then during their proxy regimes, and then compare it to Fatah, Balochistan and Sindh, and then ask the smaller provinces why they're so poor, why their education is so lacking, why they have faced challenges in healthcare. So we have our challenges. I believe the Pakistan People's Party is working, is delivering, while other parties were focused on selling and rhetoric. And inshallah, the facts will show that and the truth will win out. अच्छा, इफ़ आई मे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, एंड स्पेशली लोग जो कई सूबों में सर्व कर चुके हैं और सिंध में भी सर्व कर रहे हैं, देव कंप्लेन टू मी टाइम एंड अगैन कि सिंध में जो करप्शन का हाल है, सिंध में जो काम ना होने का हाल है, वो बहुत बुरा है. सेवन शरीफ में आपके डिज़ीज़ है पानी की, वहाँ पे जो वाटर प्लांट लगना था उसमें दे सेड कि जी उन्होंने इतना कट मांगा, it was 30 or 40%, कि the person putting up the plant said कि ये तो business चल ही नहीं सकता, ये काम नहीं हो सकता, so the plant didn't happen. So those complaints are there about Sindh. The individual complaints तो हर सूबा में होगा. मैं समझता हूँ कि बिल्कुल झूठ है, गलत है, ethnic profiling है to say that there is only corruption in Sindh and no corruption in Balochistan, no corruption in Pakhtunkhwa and no corruption in Punjab. And I also believe that the level of corruption in Sindh and in Punjab and in Balochistan and in Khyber Pakhtunkhwa are the same. And we have not ever in the history of Pakistan had a functional accountability system
We've only had systems for witch hunts and political engineering, such as the National Accountability Bureau that was set up by dictator Musharraf, particularly to target the Pakistan People's Party and break our majority so he could form his government and parliament. And that same institution of General Pervez Musharraf is working to this day. And that institution has many, many loopholes. First of all, it has created this concept of people beyond the reach of the law, where if you serve in public life or if you are a politician, obviously this institution can investigate you and your ancestors and any relative to any degree. But if you belong to the judiciary or the army, you are immune from any investigation. This institution further promotes money laundering and corruption. The power rests with the chairman and then ultimately, who's easily influenced by the government, to forgive incidences of corruption on so-called plea bargains, where if a bureaucrat, and bureaucrats do the most corruption, so I'd really check your sources, choose to return a portion of their money, the rest of their money become white. We have delivered in Sindh. I'd invite you to come with me and I'd love to show you Sindh, because there's a very different Sindh that is showed on the controlled, manipulated media in Pakistan. So I'll take you upon that offer, लेकिन एक हमें ब्रेक और लेनी है, पर उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बात करेंगे, आपने जो पार्लियामेंट में बात की उस पे भी, और थोड़ी सी बात आपकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, लेकिन हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे. आपने भी पार्लियामेंट में स्पीच भी की, इंडिया पाकिस्तान पे भी बात की. सो यू ऑल्सो, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस अटैक एंड टॉकिंग अबाउट नेशनल एक्शन प्लान इन पार्लियामेंट, also opposed mainstreaming. What's your problem with mainstreaming of certain militant groups? Whose policy is it to mainstream them? And what do you think is the alternative? So I don't understand the concept of mainstreaming. It is something I hear about on television from various members of the ruling party. And I do not believe that it is in line with the National Action Plan, the unanimous decision of Parliament. So I don't understand and don't believe that it should be a state policy. Obviously, the Pakistan People's Party has a very humanitarian outlook. I believe every individual should be guaranteed human rights. But for us to even consider mainstreaming, there has to be policy input by those who should be making policy. There has to be confidence building measures. You have to have a re-education, de-radicalization, before we talk about reintegration. And of course, the very first step should have been a de-weaponization, none of which I believe has taken place. So let's talk in general about Pakistan's foreign policy and how it's dealing with different countries. Do you think Pakistan's been able to balance between Iran and Saudi Arabia, for example? The Pakistan People's Party has always believed in a very activist foreign policy. And most of our historical foreign policy events and achievements in Pakistan's history has happened during Pakistan People's Party's government. As far as Saudi Arabia or Iran or any other of our neighbors are concerned, I think that the government does need to do more to engage our neighbors. They've not engaged all our neighbors in the way that they should have done. I believe. By that, do you mean they haven't engaged with Iran? Because Saudi Arabia, they seem I believe at the moment there's a minister in Iran on the government side. But no, I don't believe that they have invested or engaged appropriately with Iran. Not this government, not the last government. I don't believe that we've had a proper engagement with Afghanistan. I don't believe we've had the proper engagement with India. And as far as this government is concerned, I believe we could have better engagement with China. So talking of China,
Do you agree or disagree with the view that CPEC is a form of financial imperialism? You know what I think is funny? The US lecturing the world on financial imperialism. I think that let's contextualize everything. The One Belt, One Road initiative, the reinvigoration and reintroduction of the new Silk Road, is, I think, a revolutionary idea. It projects China's soft power, economic power, encourages trade and integration and economic development across the region. And the problem that Pakistan had with the One Belt, One Road when the Pakistan People's Party came into power is that we didn't have a piece of the pie. Pakistan was not a part of the One Belt, One Road. And that's when the Pakistan People's Party campaigned and worked towards the China-Pakistan Economic Corridor that is now a fundamental part of the One Belt, One Road initiatives. Our approach was that if we were able to encourage economic development in FATA, in Balochistan, in areas most hit by terrorism and extremism, that would help us in winning over the hearts and minds of the victims of extremism. And I don't believe it's imperialism. I believe that the United States and other powers who are now considering of cutting and running from Afghanistan, instead of jealously trying to undermine CPEC or the One Belt, One Road, come and compete in good old-fashioned capitalism. Perhaps Pakistan and Afghanistan should insist that if the US is going to abruptly pull out of Afghanistan, then there must be a Marshall Plan for South Asia. And that way, they could also project their economic soft power within the region. I believe there are legitimate questions about perhaps transparency or debt associated with CPEC. But I believe that the potential here is something that we can't let go. This is China's only access to the warm waters, and it'll be through Pakistan. People raise questions about, oh, we're building all this infrastructure. Will we be able to actually have the trade to do that? Fair enough, at the moment our exports to China are abysmal. But I hope that we do build that sort of trade relationships, and I hope we are able to pay back these loans, and I believe we will do. आप अपनी वालदा के बारे में बहुत बात करते हैं। ज़ाहिर है कि आपकी वालदा हैं, हर औलाद अपनी वालदा को मिस करती है। वो सियासतदान थी, आप भी सियासतदान हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें कब आप मिस करते हैं? I think हर वक्त, I mean, किसी भी बेटा के लिए to lose your mother at such a young age is a traumatic experience. And आप कभी भी, I think you're always looking at, particularly at the start, के ये, when will you move on, when will you be able to feel more at peace, but I think that that doesn't quite happen. You just sort of start living with the reality. अच्छा, आपके वालिद भी सियासतदान हैं। आपके वालिद की सियासत में और वालदा की सियासत में क्या फ़र्क है, और दोनों में किसकी सियासत से आपने क्या लिया है, क्या अपनाया है? देखो, my father was originally had no intention of joining politics, but what happened was जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार ज़िया आमरीत के ख़त्म होने के बाद हुकूमत संभाली, तो वो जो जमहूरियत दुश्मन एक लॉबी है इस मुल्क में, एक ख़ास ज़हनियत है, उन्होंने सदर ज़रदारी को फ़ौरन एक प्रोपेगेंडा और किरदार कशी का sort of target बनाया था. And he was arrested immediately after our first government, and since then has been dragged into politics, held as a hostage to my mother's political career. Spent 11.5 years in total in prison without a conviction, and has subsequently been acquitted in each and every single case. So they had different approaches to politics because their political experience was different. My mother had her experience in combating General Zia. That's when she cut her political teeth as a sort of people's politician, and then came into power and as a
a woman in Pakistani politics and the first female prime minister and the youngest ever prime minister of Pakistan. She has her own canvas and her own trajectory and her own reasons to inspire me. And my father had a different approach. His politics was that of being constantly in prison, and when he was not in prison, he was trying to create those coalitions and support networks. And then obviously there's the international aspect. And then when he became president, as the first civilian president in Pakistan's history to complete his term, the presiding over the People's Party government that reintroduced the 1973 constitution, presiding over the parliament that passed the most legislation in the history in Pakistan, being the person whose brainchild it was to introduce the Benazir income support program, this country's one and only social safety net, he inspires me and motivates me for different reasons. So I like to see myself as a product of the two, as I am. And my mother inspires me because she's Benazir Bhutto, and my father inspires me because of what he has done. एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि आपके वालिद की वजह से आपकी सियासत को नुकसान भी पहुंच रहा है। क्या आप इस ख्याल से इत्तेफाक करते हैं? यही लोग जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती कहते थे कि सदर ज़रदारी शहीद बीबी की सियासत के लिए एक लायबिलिटी है, और वही प्रोपेगेंडा दोहराना चाहते हैं, और आज कहते हैं कि बिलावल की सियासत के लिए सदर ज़रदारी एक लायबिलिटी है। लेकिन जैसे वो तब भी नहीं जानते थे कि सदर ज़रदारी was actually a rock and support and a pillar for Shaheed Mohtama Benazir Bhutto's politics, for Pakistan People's Party's politics. Perhaps another man would have broken under 11 years of prison, torture and confinement, but he did not. So they don't understand what sort of strength Sadr Zardari provides not only to the Pakistan People's Party, not only to Shaheed Mohtama Benazir Bhutto, but the sort of emotional, familial support he provides me, the political support that he provides me. He's known as the king of reconciliation politics in Pakistan. If there's one man who even today could sit in parliament, talk to all the political parties and convince them to unite on one platform, that is President Asif Ali Zardari. So no, he is not a liability, he is an asset for the Pakistan People's Party. Thank you very much, Bilawal. It was a pleasure talking to you, and on behalf of Voice of America, thanks again for joining us. Thank you so much, it was such a pleasure. Thank you.